सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, बोलो जनाब। मैं बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। सर क्या हाल है? सर हाल ज़बरदस्त है। आखिरी लेज़ी संडे आप मना रहे हैं क्योंकि अगले संडे को चांद रात और धूम धड़का होगा इंशाल्लाह। सर बिल्कुल हम सर बिल्कुल टेल एंड पे आ गए हैं रमज़ान मुबारक के, और बड़े ज़बरदस्त आई होप सबके लिए ही बड़े अच्छे रहे हों रोज़े। और बाकी इस दफ़ा ज़ाहिर है थोड़ा ये एडिड एक एडवांटेज था कि मौसम जो है रिलेटिवली बेहतर रहा, और अब इंशाल्लाह आने वाले सालों के अंदर भी ज़रा मौसम मज़ीद ठंडा होता रहेगा। तो रोज़े जो हैं वो बचपन में हमें बुजुर्गान बताया करते थे जो सर्दी के रोज़े होते हैं, तो चलें हमने मेरे ख्याल में दूसरी दफ़ा शायद एक्सपीरियंस कर रहे हैं। बट ज़ाहिर है ये एक चीज़ होती है जिसके अंदर अपने चैलेंजेस होते हैं। बस हमारी दुआ हमेशा ये होती है सबके अच्छी तरह से अमन मान से गुजरे रोज़े जो इस वक्त हुआ सबके साथ, अल्लाह करे। और बाकी अब लुकिंग फॉरवर्ड टू ईद, और आई थिंक मोर और लेस एक डिसाइडेड है चीज़ के 31 को ही होगी या मंडे को होगी रात। बट आपको पता है कि ये एंड डेज़ के अंदर जो सस्पेंस होता है थोड़ा सा बढ़ जाता है, जो कि सिर्फ एक हुस्न है इस पूरी चीज़ की टैलेंट का, कि मतलब आपके साथ थोड़ा सा ही होता है। ये चीज़ को एंजॉय करना चाहिए, लोग अभी तनकीद करते हैं। एग्जैक्टली मैं तो बहुत अप्रिशिएट करता हूँ इसको। मुझे समझ नहीं आता कि लोग इतना वर्कअप क्यों हो जाते हैं इसको लेकर। बिल्कुल सर, वर्कअप भी नहीं होना चाहिए और आपको बस एंजॉय करना चाहिए। तो सर बार सर हमारा शो खैर से नेक्स्ट वीकेंड भी आएगा, और हमारे लिए एक ट्रीट भी ऑडियंस के लिए आज मैं उसको बता दूं कि हम ईद के शो ईद पे भी उनके साथ ही होंगे। सर हम तो कहीं नहीं जाते, आपको पता है सोफ़ा और आप और मैं। बार सर हम आज की खबरों का सिलसिला बाकायदा शुरू करते हैं। सर आप मेरे ख्याल में सर नाराज़ हैं और एक नीम से गुस्से में शायद, और मैं चाह रहा था कि आज आप ही टॉपिक से ज़रा इंट्रोड्यूस कर दें और फिर उसके ऊपर गुफ्तगू करते हैं। जी सर बिल्कुल। आपको याद होगा कि आज से कुछ अर्से पहले IMF ने कहा कि जी आप गंदम की सपोर्ट प्राइस, बेस प्राइस, जो भी आप उसको कहें, उसको ख़त्म कर दें। अच्छा, अब ये सारा जो फियास्को हुआ था लास्ट ईयर जब गंदम की हमारी बम्पर क्रॉप हुई, लेकिन इसके बावजूद हुकूमत ने वीट इंपोर्ट कर जब केयरटेकर गवर्नमेंट थी। अच्छा, अब बुनियादी बात यह है कि एक तो आपके सामने है कि वो उसमें कौन ज़िम्मेदार था, किसका कसूर था, उसकी इन्वेस्टिगेशन की पाया तकमील तक तो क्या ही पहुंचनी थी, शुरू भी नहीं हुई। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि हुकूमत ने इस पे जो किसानों का नुकसान हुआ उस पर शर्मिंदा होने के या उनको कोई उनकी दाद रसी करने के हुकूमत ने विक्ट्री लैप लिए कि देखें आपकी जो इसेंशियल बास्केट है वो कितनी सस्ती हो गई है, हमारे आने से इन्फ्लेशन कम हो गई है। जी। तो ये एक दूसरा मसला हुआ। अच्छा, तीसरी चीज़ ये कि जब IMF ने ये कहा कि आप ये करना बंद कर दें, तो बजाय ये कि हुकूमत जो है उनके साथ जाकर निगोशिएट करती इस चीज़ को कि अच्छा चले करना भी है तो हम एब्रप्टली नहीं ख़त्म कर सकते, हम आहिस्ता आहिस्ता फेज़ आउट करेंगे। हुकूमत ने ऐसा नहीं किया। यहाँ तक कि हुकूमती हलकों में इस तरह की बातें शुरू हो गई कि ये बिल्कुल ठीक है, अगर पूरी दुनिया में सस्ती है गंदम तो हमें क्या मजबूरी है, हम अपने किसान से ख़रीदें, हम वहाँ से मंगवा लेंगे। और किसान इज़ जस्ट लाइक अनदर बिजनेसमैन, और हुकूमत का ये काम ही नहीं है कि किसी बिज़नेस को वो कोई अम्ब्रेला प्रोवाइड करे, रेगुलेट करे। अच्छा, बात टेक्निकली ठीक है, ज़बरदस्त। मेरा इसमें ना एक दो सवाल थे। एक दो सवाल तो ये थे कि हमने ये अज्यूम कैसे कर लिया, सिर्फ पिछले 2 साल के डाटा पे हमने ये अज्यूम कर लिया कि बाहर हमेशा गंदम सस्ती होती है और पाकिस्तान में हमेशा महंगी होती है, और हम किसान की मदद करने के लिए हमेशा महंगी गंदम परचेज़ करते हैं। ये अजम्पशन हमारी सिर्फ 2 साल के डाटा पे है। तो आपके ख्याल में कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि पाकिस्तान में गंदम आपको सस्ती मिल गई होगी और इंपोर्ट करनी पड़ती तो आपको बहुत महंगी पड़ती? यकीनन सर, यकीनन। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि बिल्कुल ठीक है, अगर आपने इसको रेगुलेट नहीं करना, आप इससे बरियो ज़मा होना चाहते हैं, हो जाएं, लेकिन फिर किसान के ऊपर ये क्या पाबंदी है कि आपको बेस प्राइस हुकूमत तो नहीं दे रही, लेकिन किसान भी अपनी चीज़ एक्सपोर्ट नहीं कर सकता आपकी परमिशन के बगैर। अगेन ख़तरा वही है ना, जब आप बेस प्राइस देते भी थे तो ख़तरा ये था कि आपका स्टेपल है वीट, तो कहीं यहाँ पर खुदा ना खास्ता फैमिन ना आ जाए। अच्छा, अब जब आप ये करने जा रहे हो तो अब भी ये है कि जी हम जहाँ मर्जी से ले लें, जहाँ से हमें सस्ती मिले, किसान हमारे बगैर एक्सपोर्ट नहीं कर सकता, ये एक मसला था। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि अब इसको भी आप छोड़ दें। अभी एक नया ऐड आया है पंजाब गवर्नमेंट का, बल्कि 2 नए ऐड आए हैं।
एक तो ये कि जो पंजाब गवर्नमेंट है उसने बेस प्राइस तो ख़त्म कर दी है, फाइन, लेकिन सीलिंग प्राइस लगा दी है। उन्होंने कहा है कि जी 2675 रुपए से ऊपर किसान ना बेच सकता है, ना कोई खरीद सकता है गंदम। अगर ऐसा होगा तो हुकूमत FIR काट देगी। तो ये वही सेम चीज़ ही है ना। आपने बेस प्राइस अगर खत्म की है तो सीलिंग प्राइस लगाने वाले आप कौन होते हो? पहला सवाल। दूसरा सवाल, हुकूमत ने अब खुद जो वो किसानों से खरीदेगी 2675 रुपए की, वो बेचेगी 2900 रुपए की हुकूमत आगे। सो हुकूमत किसान के उसके ऊपर 300 रुपया मुनाफा भी कमा रही है। मुझे ये बताएं कि IMF जो है वो उसने जब कहा था डीरेगुलेट, तो उसका मतलब ये था कि बेस प्राइस नहीं करनी और सीलिंग प्राइस करनी है। ये सवाल ही नहीं पैदा हो सकता। अच्छा, दूसरी चीज़ जो ये भी है ना कि जी अब IMF ने जो बेस प्राइस का कह दिया था, सीलिंग का नहीं कहा था, हमने जो है ना ये फनकारी कर दी। देखिए, एक तो सबसे पहली बात ये कि जिस तरह हम कह रहे हैं कि आपने जाके निगोशिएट क्यों नहीं किया। इस सरकार ने 2-3 दफ़ा मीटिंग्स करके, बार बार प्लानिंग करके, अपने पेपर वर्क तैयार करके उनको कन्विंस कर ही लिया ना कि रियल एस्टेट पे टैक्स कम कर दें। यानी कि अगर सरकार डिटर्मिन्ड हो, कोई चीज़ करना चाहती हो, तो वो IMF से मनवा लेती है। इस चीज़ के ऊपर उन्होंने बहस भी नहीं की। और चले ठीक है, उनकी बात आपने ये वाली मान ली, आप उसके बाद मज़ीद इस्तेहसाल कर रहे हैं किसान का। खुदा का वास्ता है ऐसे मत करें। एक तो चीज़ ये कि देखिए, जिस तरह सड़कें वगैरह बनती हैं ना, हुकूमत को बड़ा शौक होता है सड़कें, अंडरपास, पुल बनाने का। और वो सिर्फ इसलिए शौक नहीं होता कि जी वो डेवलपमेंट नज़र आएगी, कोई अच्छा फ्लो ऑफ ट्रैफिक होगा, पेट्रोल कम चलेगा तो हमारा जो है इंपोर्ट बिल कम होगा। ये सारी वजूहत भी होती हैं। एक और बहुत बड़ी वजह है वो ये है कि सरकार जो है ना वो चाहती है कि मज़दूर तक पैसा पहुंचे। मज़दूर के पास पैसा जाएगा, मज़दूर जो है वो डबल रोटी ख़रीदने जाएगा, डबल रोटी ख़रीदेगा, किराने की दुकान के पास पैसा जाएगा, किराने की दुकान वाला जो है वो फ्रिज और फ्रीज़र ख़रीदेगा ताकि उसकी डबल रोटी ख़राब ना हो। वो फ्रिज और फ्रीज़र ख़रीदेगा तो वो इंडस्ट्रियल्स के पास पैसे जाएंगे, जिसने जो फ्रिज और फ्रीज़र बनाता है, एक पहिया चलेगा और मनी जो है ना वो सर्कुलेट करेगी। अच्छा, इसी तरह आप जब अभी आप इन्फ्लेशन कम दिखाने के लिए आप किसान का इस्तेहसाल कर रहे हो, लेकिन जब किसान का इस्तेहसाल होता है ना तो किसान, आपकी एग्रेरियन इकोनॉमी है, आपके 50% से शायद ज़्यादा लोग जो हैं वो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं। जब उनको होता है ना नुकसान, तो वो उस साल ना शादी करते हैं, ना वो कोई चीज़ ख़रीदते हैं। यहाँ तक कि कुछ लोगों के पास तो नया बीज लगाने के पैसे नहीं होते, वो फिर तिल या इस किस्म की और चीज़ें काश्त करते हैं। सो होगा क्या कि जब आप ये करोगे, आप इन्फ्लेशन तो नीचे दिखा दोगे, आपके ग्रोथ नंबर्स भी ड्रास्टिकली नीचे आ जाएंगे। ये इनको कोई प्लीज़ समझाए कि किसानों के साथ ये मत कीजिए। और मैं आपका आखिरी बात, ये पहली दफ़ा नहीं है और ये आखिरी दफ़ा नहीं है, मतलब ज़ाहिर है ये पर्टिकुलर चीज़ तो पहली दफ़ा हो रही है, लेकिन जब भी नून लीग आती है ना, किसान खुशहाल नहीं होता। सर ये बहुत सारी चीज़ें अनपैक करने के लिए, लेकिन हम अगर सिर्फ फोकस करें सर, ये जो IMF की मतलब मोरलेस खिलाफ वर्जी है जो उन्होंने कहा था, मतलब उसको आप कान को इस तरफ से पकड़ लें, लेकिन उसके अंदर सर एक टेक्निकलिटी भी है कि उन्होंने गंदम के ऊपर कहा ज़रूर था कि ये करने को, अलबत्ता जो उसके साथ सब्स्टिट्यूटिंग प्रोडक्ट्स होते हैं, मसलन फर्टिलाइज़र होता है, बाकी चीज़ें होती हैं, उन्होंने IMF ने उस पर भी कहा था कि आप जो कंट्रोल प्राइस जो है वो ख़त्म करके वो भी फ्री मार्केट में जिस बंदे को जहाँ से मिल रहा है वो करें। मतलब एक ओवरऑल पॉलिसी पॉइंट मेरा ये है, उन्होंने ये नहीं कहा था कि सिर्फ गंदम तक ये हम एक चीज़ कर रहे हैं, उन्होंने बल्कि एक बड़ी होलिस्टिक किस्म की बात की थी। तो उसको इंटरप्रेट अगर गलत कर लिया गया है तो उसको रेक्टिफाई भी किया जा सकता है। और अगर तब ये इंटरप्रेट कर लिया गया था कि यार हम तब हमने समझे तो हम यही है कि सीलिंग प्राइस के साथ हम खेल सकते हैं, लेकिन करेंगे जब सीज़न आएगा तो उसके अंदर पर थोड़ा सा एक बदनीयती जो है वो नज़र आती है कि अभी हो रही है। सर उसके साथ साथ आप देखें, आपने कहा अग्रेरियन इकोनॉमी जो है हमारा बड़ी चीज़ों के साथ जुड़ी हुई है, मुंसलिक है, तो एक और चीज़ क्यों नहीं ऐड कर लेते सर इसके साथ? सर हमारा जो क्लाइमेट के मसाइल हैं सर वो भी इस इकोनॉमी से जुड़े हुए हैं, मतलब डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली तो जुड़े हुए हैं, बल्कि अब तो शायद डायरेक्टली जुड़े हुए हैं कि जो क्रॉप बर्निंग का एक सिलसिला है। आप देखें, एक तरफ अभी प्राइसिंग तक नहीं हमसे तय हो रही कि हमने प्राइस कैसे करना है एग्रीकल्चर को, हमने किसान को कहाँ लेके जाना है, कंज्यूमर को कहाँ लेके जाना है, गवर्नमेंट ने बीच में क्या करना है अपना, ये चीज़ आज तक तय नहीं हुई मेरे ख्याल में। हर साल ही मैं सुनता हूँ जो एग्रीकल्चरल हमारे जानने वाले हैं जो करते हैं, लार्ज स्केल पे करते हैं, उनसे हम पूछते हैं तो वो कहते हैं जी कि हमें पता ही नहीं एग्जैक्टली क्या होता है, बस ये हो जाती हैं चीज़ें, नंबर 1। सो उसके बाद
जो फसल जब कटाई होनी है, जब काश्त होनी है, उसके बाद जलाने पे क्यों मजबूर होते हैं? क्योंकि उनका टाइम होता है, एक फ्रेम होता है जिसमें उन्होंने अगली अपनी जो क्रॉप है वो लगानी होती है। अब गवर्नमेंट ने आज तक किसी हुकूमत ने एग्रीकल्चरिस्ट से जो इस इकॉनमी का हिस्सा हैं उनसे बात की है कि जी मॉडर्नाइज्ड वेज क्या हैं कि आपको जलानी ना पड़े। यहाँ पे सिर्फ ये होता है कि जी इन्होंने अभी तक ये बात की है कि यार अच्छा हम मौसम के हिसाब से अब क्रॉप साइकिल बदल वो जलाते रहेंगे। वो क्यों ना जलाएं? वो इसलिए जलाते हैं क्योंकि भाई उनकी रोजी रोटी उससे मुंसलिक है। अगर वो आप उनको कहते हैं जी आज से नहीं जलाना वरना आपके ऊपर ना हम छापे पड़ेंगे, अरेस्ट होंगे, FIR कटेंगी, मोस्ट पीपल विल बी विलिंग टू टेक दैट रिस्क, नंबर 1। और नंबर 2, अगर आप ऑल्टरनेटिव दे दें कि जी ये मशीन है, ये इतने की है, आप मिल के सारे इतने पैसे इकट्ठे कर लें, इतने हम देते हैं, ड्यूटी फ्री मंगवाएंगे, आपको वो चीज़ मिल जाएगी जो भी उस मशीन को कहते हैं, मुझे नहीं पता, बट आई नो कि वो मशीन एग्जिस्ट करती है, प्रॉबेबली हैप्पी फीडर। हाँ हैप्पी। उससे आपकी 2 मसले हल हो जाएंगे, किसान भी खुश है, एनवायरनमेंट भी खुश है। लेकिन मैं सर वही आपको कह रहा हूँ कि हम तो अभी तक आपके बकौल आपके हम प्राइसिंग नहीं तय कर पाए, और ना कि ऐसे नहीं कि हमने आपस में करनी है। जिनकी बात हम सबसे ज़्यादा सुनते हैं उन्होंने बताया हुआ है कि आपने ऐसे करना है, डीरेगुलेट करना है, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है ऐसा। बिल्कुल, ये जो आपने चीज़ें गिनवाई है इसमें एक और चीज़ ऐड कर लें जो आपने कल ही कही थी कि हमारे यहाँ पर जंगलात का जो कवर कम होता जा रहा है, उसके अंदर हाउसिंग सोसाइटीज़ और दीगर चीज़ें तो शामिल हैं, उसके अंदर मज़ीद एग्रेरियन लैंड एंड भी शामिल है, क्योंकि हमारी जो नीड्स हैं, हमारा जो खुराक है उसके लिए वो बढ़ती चली जा रही हैं, और हम अभी क्योंकि मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ आरास्ता नहीं है, हमारी यील्ड जो है वो चाइना, इसराइल, इस तरह के जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उन जितनी नहीं है, तो इसलिए हमें मजीद से मजीद लैंड चाहिए कल्टिवेट करने के लिए। अगेन वो भी, उसका भी ताल्लुक इसी से और हम उस पर सोसाइटीज बनाई जा रहे हैं। बाहर से देखें, इसका सर डायरेक्टली एक लिंक ये भी है कि देखें मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर भी होंगे और सूबाई लेवल पे भी होंगे, एक फेडरल लेवल पे भी होंगे, और उनकी एक डायरेक्ट लिंकेज होगी जिन लोगों से वो बात करते हैं। अगेन बात वहीं आ जाती है सर, जो तीसरा फैक्टर होता है हर चीज़ के अंदर, इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर। ये इस चीज़ की इम्प्लीमेंटेशन जो है वो आपका कोई मिनिस्टर साहब ने तो नहीं जाके करानी ना ही उन्होंने उस जगह करना, उन्होंने तो एक कमरे में बैठ के लोगों से मशावरत करके पॉलिसी क्रिएट करनी है और उसके बाद उसकी इम्प्लीमेंटेशन होनी है। अब पता नहीं जब ये पॉलिसी IMF वाली आई थी तब क्या सूरत हाल थी, तो केयर टेकर गवर्नमेंट थी, नहीं सॉरी, ये पॉलिसी बनी थी तब ये थी, केयर टेकर गवर्नमेंट तो पिछला मसला होगा, सॉरी, बट जब ये थे तो उन्होंने सोचा तो ज़रूर होगा कि जी क्रॉप कैसी आनी है, क्या होना है, फलाना फलाना फलाना। एंड ऑन दैट नोट किसी ब्यूरोक्रेसी से किसी शख्स ने जाके इसकी इम्प्लीमेंटेशन करानी होती है, उन्हें पुलिस का सहारा लेना होता है, उन्होंने किसान से जाके बात करनी होती है। ये तो सर जिस तरह से आप बता रहे हैं कि जी 2600 कुछ की लेंगे, 2900 की बेचेंगे, ये तो मोर और लेस तो ये प्रॉफिटेरिंग होगी। बिल्कुल सर, बुनियादी बात ये है ना कि आप अगर ये ग्लास बनाते हैं और आपको अगर पाकिस्तान में इसकी अच्छी कीमत मिलती है, आप भेज देते हैं। अगर आपको पाकिस्तान से ज़्यादा बेहतर कीमत किसी और मुल्क से मिल रही हो तो आप वहाँ पे भेज देते हैं, बल्कि आप उस पर भेज के सरकार से रिबेट लेते हैं कि देखें जी मैंने एक्सपोर्ट करके दिखाया है। अच्छा, अगर आपने सपोर्ट प्राइस नहीं देनी किसान को और आपने जो है सीलिंग प्राइस भी रखनी है, तो फिर आप किसान को भी ये मौका दे दें कि उसको अगर बेहतर रेट मिल रहा है तो वो बेच दे, उसको क्या मजबूरी है कि आपको। अगेन सर, जिस तरह आपने बात की ना ब्यूरोक्रेसी की, फिर वही बात है, ब्यूरोक्रेसी भी खुद इन्वॉल्व हो ना किसी चीज़ में। मतलब अगेन जो ये सारा अब हमने मुबारक हो सबको जो भी चाह रहे थे कि रियल एस्टेट पे से टैक्स कम हो जाए ट्रांसफ़र के ऊपर, सो इसके जो कागजात सारे तैयार हुए होंगे, इसके ऊपर जो पेपर वर्क हुआ होगा, वो किसी मिनिस्टर ने तो नहीं किया होगा, वो तो ब्यूरोक्रेसी नहीं किया होगा सर। बिल्कुल। और सर इसी के साथ साथ सर, क्योंकि ये तो चले एक डेवलपिंग चीज़ है, इसके ऊपर भी एक मतलब डेवलपिंग किस तरह से है सर, क्या होगा, एहतजाज होएगा, क्या हुआ उसके बाद? इतना एहतजाज हुआ जब वो केयर टेकर वाले दौर में गंदम का सारा सिनेरियो क्रिएट हुआ, तो क्या हुआ उसके? कुछ भी नहीं हुआ। इसके ऊपर भी आई होप कुछ हो, बट नज़र नहीं आ रहा। वो हमें बड़ी देर से इस किस्म की आदत पड़ी हुई है अनफॉर्चुनेटली। बट चले सर आगे चलते हैं। हमारे पास आपने ब्यूरोक्रेसी का जिक्र कर दिया, तो सर एक और खबर हमारे पास है सर, हैप्पी टू रिपोर्ट सर कि Are you sure? सर मैं सर जिन लोगों के जो लोग इससे मुस्तफ़ीद होंगे सर, वो तो सर बेसिकली सर ये स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंदर जो आती है, उसके अंदर एक शख्स हैं जो फार्मासिस्ट है, टेक्निकल विंग में एक फार्मासिस्ट है, उनका नाम है मोहम्मद नुमान जमील साहब। सर उनकी तरक्की हुई है सर, और ये बाकायदा एक सर्कुलर जारी हुआ है जिस जो हमें हमारे हाथ भी लगा। तो सर उसमें कहा जाता है कि ये अब कोऑर्डिनेट करेंगे नुमान साहब वाइस चांसलर से, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से, डीन से और मेडिकल सुपरिटेंडेंट से, और ये कोऑर्डिनेट करने के बाद जो मेडिकल सर्विसेज हैं गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की और उनकी फैमिलीज़ को, उनको फैसिलिटेट करेंगे। जो भी स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर के अंडर अस्पताल आते हैं, जो कि काफ़ी सारे हैं,
उधर इलाज के लिए नुमान साहब जो है वो कोऑर्डिनेशन के साथ इंश्योर करेंगे कि स्मूथली मेडिकल ट्रीटमेंट जो है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ऑफिसर्स और उनकी फैमिलीज़ को फराहम की जाए। सर इससे मुझे पता सर हैप्पी टू रिपोर्ट था सर मैं। सर देखें, अब ये जो है ना इतनी बड़ी, अब आप इसको पीछे चलते जाएंगे ना, आपको समझ नहीं है, आपको पता लगेगा कि मुल्क की सारी बुराइयां जो हम कहते हैं कि वो ठीक कभी हो ही नहीं सकती, तो वो क्यों नहीं हो सकती। देखिए, एक तो ये कि हमारे जो सरकारी अस्पताल हैं उनका जो बजट है वो हमारे सामने है। हमारा वैसे ही हेल्थ का जो बजट है वो पर GDP निकाले, हमने उस दिन भी जिक्र किया था, $43 है। तो इसमें क्या ही हो सकता है, इसमें सबका इलाज तो हो सकता ही नहीं है, हो रहा ही नहीं है। अच्छा, अब आप देखें कि वहाँ पे इलाज किसका होता होगा। हम MS की बात करते हैं, उस पर बड़ा प्रेशर होता है। क्या प्रेशर होता है? मैं यकीन से कह सकता हूँ कि MNAs के फ़ोन आ रहे होते होंगे उनको कि ये हमारे हल्के का एक आदमी आया है, इसको आप प्रेफर करो, या प्रेफर को तो छोड़ो, इसका कुछ इलाज कर दो, बाकियों का तो हो ही नहीं पा रहा। ठीक है, इसी तरह ब्यूरोक्रेसी भी शायद ये जो खुद जो ब्यूरोक्रेट है वो तो शायद प्राइवेट अस्पताल जाता होगा। ये तो अगेन जो है, मतलब उन्होंने जो अपने करने हैं ये तो उनके लिए आगे से काम हो रहा है। सो इस मुल्क में नंबर 1, अगर आपकी कोई जान पहचान नहीं है तो आपका इलाज नहीं हो सकता, पैसे नहीं और जान पहचान नहीं। दूसरा ये है कि जिस तरह की धड़े की पॉलिटिक्स हम जिससे जान छुड़वाना चाहते हैं वो कभी ख़त्म ही नहीं हो सकती, क्योंकि बेसिक तरीन चीज़, किसी की बाइक चोरी हो गई है, उसका पर्चा करवाना है तो MNA MPA के फ़ोन के बगैर पर्चा नहीं होगा। कोई बीमार है, उसका इलाज कराना है तो MNA MPA के फ़ोन के बगैर इलाज ही नहीं हो सकता। तो आप मुझे ये कह रहे हैं कि धड़े की सियासत इस मुल्क से ख़त्म हो जाएगी? पता नहीं कैसे होगी सर, पता नहीं एक तो कैसे होगी, दूसरा ये देखें ना, इसके अंदर जो ये नोटिफिकेशन था, जब आपने और मैंने इसको डाइजेस्ट किया, कंज्यूम किया, तो मुझे तो एक अजीब सी फीलिंग आई कि जी देखें, अगर इसे करना ही था तो ये जो MS खुद हैं या कुछ ही उनकी ड्यूटी लगाते हैं कि जी आपको अगर फ़ोन आएगा ना हमारे किसी उसका तो आपने खुद करना है। ये एक लेयर जो ऐड कर देते हैं ना सर, फैसिलिटेट करने के लिए एक शख्स की ड्यूटी लगा देते हैं, उसको तरक्की कर देते हैं, उसको एडिशनल चार्ज देते हैं। ये चीज़ जो है ये समझ से बाहर है। बारह सर, आप जैसे ऐसे कहा, धड़े की सियासत कह लें, उसको प्रोटोकॉल कल्चर कह लें, कुछ भी कह लें, ये चीज़ें हैं, अनफॉर्चुनेटली हेयर टू स्टे हैं, और इनका आगे जाके क्या होता है ये तो वक्त ही बताएगा। बारह यहाँ पर हमने जाना एक ब्रेक के ऊपर, लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर आगे चलते हैं प्लीज़। सर आपको पता है हम तमाम चीज़ों पे कोशिश रखते हैं, नज़र हमारी रहे सर, और ट्रैफिक की सूरत हाल और जो दीगर हुकूमतें जो हैं उसके लिए जो हमारे ऊपर मेहरबानियाँ करती हैं, हम कभी कभार बहुत खुश होते हैं और कभी कभार परेशान भी होते हैं सर। मसलन ये जो हमारी बाइक लेन है लाहौर की, वो एक हार्ट वाज इन द राइट प्लेस, लेकिन वही एग्जीक्यूशन के अंदर उसके अंदर थोड़े मसले मसाइल हैं। कोई नहीं सर, वो भी आयरन आउट हो जाएंगे। आपको पता है कि हमेशा थोड़ा सा शख्स को ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए, ज़रा मुस्बत एक पहलू बंदा इख्तियार करे कि ये भी ठीक हो जाएगा। लेकिन ये तो रही सर बात जो हुकूमत की हद तक है और जो वो तमाम तर चीज़ें करते हैं। थोड़ा सा मेरा अपना ख्याल है कि आवाम की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो भी जो आपको सड़कें बना दी हैं, जो सड़कें मौजूद हैं, फिर उनका देखभाल, उनकी हिफाजत और इर्द गिर्द के जो लोग सड़क पर मौजूद हैं उनकी भी हिफाजत आपका एक फ़र्ज़ है। जैसे हमने सर कल या परसों के एपिसोड में बात की थी, आपने बताया था कि हम अब जो पॉइंट सिस्टम आ रहा है कि जो आपकी 20 पॉइंट्स होंगे, हर 12 वायलेशन पे 5-6 पॉइंट कटा करेंगे एंड सो फार्मूला उसका, तो ये अच्छी चीज़ है। लेकिन सर उस सब के बावजूद हमारे पास कराची से कुछ वीडियोज़ हैं जो हमें मिली हैं और वो तो दिखाती हैं कि जो इस वक्त अवाम है वो अपने ख़ुद से मोबिलिटी को इतना सीरियसली लेते हैं कि वो अजीब अजीब चीज़ें करते हैं। सो नंबर 1 तो ये कि एक तो हमने सर वो लास्ट वीक डिस्कस किया था जो लाहौर में धर्मपुरा वाला वाक़या हुआ था, वो इमरान साहब बल्कि हमारे शो पे ही मौजूद थे, उनसे हमने बात की थी। कराची में सर एक वीडियो हमें देखने को मिली कि लोगों ने साइकिल, मोटरसाइकिल, गाड़ी, बस सब छोड़ के घोड़ों पे चूज़ किया कि वो शहर के अंदर वो फिरें टुरें, और उसके अंदर एक बड़ा एक एक्सीडेंट भी नज़र आया हमें। वो घोड़ा किसी चीज़ को लगा, जो शख्स उस पर सवार थे वो भी गिर गए, और वो मतलब वीडियो भी नाज़रीन को नज़र आ रही होगी स्क्रीन के ऊपर। तो ये भी एक बड़ी अनफॉर्चुनेट चीज़ है, कराची में हुआ। उसके साथ साथ हमने ये वीडियोस भी बहुत देर से देख रहे हैं कि जिनको अब स्कैवेंजर्स का दर्जा दे दिया गया है। वो लोग जो हैं ख़ास तौर पे जो गाड़ी के जो साइड व्यू मिरर्स होते हैं महंगी गाड़ियों के, वो उतार के ले जाते हैं, और ये साइड व्यू मिरर्स जो हैं ये बड़े महंगे होते भी हैं।
एक तो देखें इनकी जो शीशा होता है, प्लेट हो जाए वो टूट जाए तो वो तो रिप्लेस हो जाती है। पूरे का मिरर जो है, ये भी ऑडियंस को नजर आ रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, जब वो उठा के ले जाते हैं तो ये महंगी गाड़ियों के लिए ये बड़े ठीक ठाक ये कॉस्टली होते हैं, और जाहिर है इनके बगैर गाड़ी चलाना एक बहुत बड़ा एक सड़कों पे हैजर्ड है। तो आज इस ब्रेक में हमने सोचा कि हम डिस्कस ये करें कि अवाम की भी एक जिम्मेदारी है कि आप भी जो कवानीन मौजूद हैं, अगर आप ख़ुद से उनके अंदर रहने का फ़ैसला करेंगे उस पैरामीटर में, तो शायद वैसी बेहतरी आ जाए। जी बिल्कुल, देखें ये जो घोड़े वाली वीडियो है ना, ये बहुत ख़तरनाक बात है, और ये ख़तरनाक बात दो तीन वजूहात की वजह से है। एक तो ये कि ये कानूनी तौर पे जुर्म है, आप शहर के अंदर इस तरह घोड़ा गाय ये वो नहीं ला सकते। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि वो जाहिर है घोड़े को आप जितने मर्जी अच्छे घुड़सवार हों, मैदान जंग में खाली गिरते हों, लेकिन घोड़े को नहीं पता कि लाल बत्ती क्या होती है और किधर रुकना है और क्या करना है। तीसरी चीज़ ये है कि घोड़ा इतनी ट्रैफिक में जो है पैनिक कर सकता है। सो ये घोड़े के जो राइट्स हैं, जानवरों के राइट्स हैं, ये उनके भी खिलाफ है, इंसानों के राइट्स के भी खिलाफ है। आपकी वजह से एक्सीडेंट हो रहा है, आप खुद उसमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ काट सकते हैं, आपकी वजह से कोई और तकलीफ़ काट सकता है, तो ये नहीं होना चाहिए। और मतलब ये तो इतनी बड़ी कॉमन सेंस है, इस पर तो मुझे समझ में नहीं आ रही कि मैंने कहना क्या है। और लेकिन इसके अलावा हमारे पास पिंडी से भी वीडियोस थी कि एक शख्स जो है वो दरवाज़ा खोल के तो चलती गाड़ी पे पुशअप्स कर रहे हैं। तो ये अजीबो एक अपने पैर से चला रहे थे गाड़ी, एक अपने पाँव से स्टीयरिंग चला रहे थे। ये अजीबो गरीब किस्म के स्टंट्स हैं। मैं इनको सिर्फ एक चीज़ कहना चाहूँगा, आपकी जान तो यकीनन कीमती नहीं है, लेकिन अगर आपकी वजह से किसी और की जान चली गई और आपके अंदर थोड़ा सा भी कॉन्शियस मौजूद हुआ, तो आपकी सज़ा तो आपको जो भी होगी, बात यह है कि वो सारी ज़िंदगी रिग्रेट आपका नहीं जाएगा। तो इस रिग्रेट से बचें, लोगों की ज़िंदगी की हिफाजत करें। सर बिल्कुल हिफाजत करें। और सर उसके साथ आपने पिंडी का भी जिक्र कर दिया, वहाँ तो हमें आए दिन कोई ना कोई स्टंट्स। अच्छा, स्टंट्स जो हैं उनकी फिर बेसिस क्या है? स्टंट्स की बेसिस ये आप किसी को इम्प्रेस करना चाह रहे हैं, आप या तो मुझे लगता है सर आप वायरल होना चाह रहे हैं, आप इस किस्म की हरकतें करते हैं, करतब जो दिखाते हैं आप कि हम ये कर सकते हैं वो कर सकते हैं। अब आप सर ये देख लेना, जैसे हमने शुरू में जिक्र किया कि ईद का सिलसिला भी शुरू होने लगा, चांद रात आ रही है। चांद रात पे हम अमूमन देखते हैं कि इस तरह से लोग जो है मोटरसाइकिल ख़ास तौर पे वो तेज़ भी चलाते हैं, वन व्हीलिंग भी होती है, मनचले, और वो पुलिस जो है वो उनको रेगुलेट करने के लिए मामलात जो हैं वो करते हैं। लोग लड़ते भी है पुलिस वालों से, लेकिन मैं समझता हूँ पुलिस वालों की भी एक मजबूरी होती है कि उन्होंने इस चीज़ को रोकना है, क्योंकि वो बाकी सबके तहफ़्फ़ुज़ की एक चीज़ कर रहे होते हैं। तो होपफुली इस दफ़ा जो है कुछ थोड़ी सी रेगुलेशन होगी। शाम 6 बजे बैरियर लगने शुरू हो जाते हैं चांद रात वाले दिन, 4 लग जाते हैं। इस दफ़ा तो मैंने सर ज़बरदस्त चीज़ देख ली, ये मेरी खुद की देखी हुई चीज़ है कि वो पता नहीं पुलिस वालों को क्या हुआ, बट मैंने सर एक लाहौर के इलाके में मैं जा रहा था, उन्होंने अभी से ही सिक्योरिटी अपनी ज़रा टाइट की हुई है, और सर घोड़ों पे पुलिस वाले जो हैं। अच्छा, पुलिस भी घोड़े पे गश्त कर रही है? मैंने ये देखा है, और अब ये बात पुलिस से पता करने की ज़रूरत है कि ये क्या नई एक्टिविटी है, बट सर ज़ाहिर टैका तो है फिर कि क्या करें। हाँ, पुलिस ये काम करे ना तो ठीक है, आपने नहीं घोड़े पे कहीं जाना, नंबर 1। और दूसरा सर ये जो थेफ्ट वाली बात है, ये भी बहुत सीरियस है। आप देखें किसी और ने जिस तरह भी वो गाड़ी ख़रीदी है, आपको तो नहीं पता, अब ये सारा कुछ जो है ये क्राइम के अंदर भी आ जाता है और बाकी चीज़ों के अंदर भी आ जाता है। अलबत्ता गाड़ियाँ जो हैं उनको एक जगह खड़ा करना और उसकी सेफ्टी जो है वो भी इंतज़ामिया का एक मौक़िफ़ है कि वो कैसे करें उसको। अब अगेन क्या क्या उनसे हम डिमांड करें, और लोग जो है फिर इस चीज़ को अपने हाथों में लेंगे। तो सर सारी चीज़ जो बॉयल डाउन करती है ना एंड ऑफ द डे, वो यही करती है कि अगर ये वाक़यात ज़्यादा होना शुरू हो गए तो फिर जो आम शहरी हैं वो क्या करेंगे? देखिए सर, एक बड़ी बुनियादी चीज़ है, अब जिस तरह मोबाइल जो चोरी होता था ना, अब वो मोबाइल जो चोरी होकर जाता है दुकान पे एज मोबाइल तो नहीं बिक सकता, खुल जाए, सख्ती बहुत है। अब आप मोबाइल जब बेचने जाते हैं, आपसे आईडी कार्ड मांगा जाता है। जब आप ख़रीदने जाते हैं सेकेंड हैंड मोबाइल, तो वो आपको पूरा रजिस्टर दिखाता है कि जिसने बेचा था उसका आईडी कार्ड क्या था, सारे मामला आते थे। ज़ाहिर है वो खुल जाता है और उसके पार्ट्स इस्तेमाल होते हैं। गाड़ी भी इसी तरह है कि मतलब यहाँ पर मार्केट्स हैं, हर शहर में होती है, लाहौर की बड़ी मशहूर मार्केट है, सबको पता है। अच्छा, बात यह है कि यहाँ पर भी आपने कहा इसका हुकूमती ताल्लुक शायद नहीं है, ये आपने शहरियों को जिम्मेदारी दी। देखिए, हुकूमती ताल्लुक है, ये मेक श्योर करें कि वो स्पेयर पार्ट भी किसी के आईडी कार्ड के बगैर मत खरीदें। दूसरा, यहाँ पर तो ऐसे ब्लेटेंटली काम होता है कि आप मार्केट्स में जाएं तो वो गाड़ी तो खुली पड़ी हुई है,
उनकी जो चोरी की गाड़ी की नंबर प्लेटें लटक रही होती हैं। मतलब आप सोचें कि जिस बंदे की गाड़ी चोरी हुई है वो मार्केट में जाके कैसा महसूस करता होगा जब वो देखता होगा कि उसकी नंबर प्लेट पड़ी हुई है। भाई उसको डिस्ट्रॉय ही कर दो, मतलब और उसका फायदा तो कोई भी नहीं, सिवाय इसके कि कम से कम उसकी दिलाजारी कम हो। सो सरकार एंड में रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार की ही होती है। मुआशरे में कोई भी मुल्क हो, अच्छे बुरे हर तरह के लोग होते हैं। बुरा शख्स जो है वो कोई गलत काम करे ना, या गलत काम करे तो उस पर पकड़ा जाए, ये सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब तक स्पेयर पार्ट्स वालों पर पाबंदी नहीं होगी, सख्ती नहीं होगी, ये सिलसिला बंद नहीं होगा। बिल्कुल सर, ये सिलसिला भी बंद नहीं होगा। और सर उसके बाद ओवरऑल जो रोड सेफ्टी है आपकी, जो एक्सीडेंट्स हैं और बाकी सारी चीज़ें हैं, उसके अंदर देखें जो एक अब सर मैंने चीज़ नोटिस करना शुरू कर दी है कि जहाँ आपने सड़क बना दी है और वो खुली डुली सड़क आपने बनाई है, फ्रेशली पेव्ड है, वो आबादी उस इलाके में कम है, तो जो लोग रेसिंग करते हैं अब वो एक जगह है जो कि उनको पसंदीदा होती है और वहाँ करते हैं। अभी रिसेंटली सर जो मैंने देखा कि जो गाड़ियों का एक यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं, बड़ा मशहूर है यहाँ पे, उन्होंने को 2 गाड़ियों की टेस्टिंग के लिए कोई जगह मुकर्रर नहीं की जहाँ पे रेस ट्रैक टाइप यहाँ पे है मौजूद लाहौर में 1-2, वो नहीं, उन्होंने किसी सड़क पे किया उसको। अब उन्होंने इजाज़त लेके किया, मुझे नहीं पता, इजाज़त के बगैर उन्होंने किसी ऐसे टाइम पे किया जहाँ पे लोग ना हो। अगेन ये डेंजरस चीज़ें हैं, तो इसमें तो किसी ने कोई उंगली नहीं उठाई। बुनियादी बात इतनी सी है, 77 साल हो गए हैं ये मुल्क बने हुए और तमाम कोशिशें सख्ती वाली करके देख ली हैं हर तरह की, ये सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि ये सख्ती से ख़त्म नहीं हो सकता। इसका तरीका है, इसका तरीका ये है, ऐसे माशरे में लोग हमेशा रहेंगे जो कि एड्रेनलिन रश चाहते हैं, रेसिंग चाहते हैं, करतब चाहते हैं। इनको आप अलहदा ट्रैक बना के दें, इनसे आप पैसे लें और टैक्स लें और आवाम को उसकी पब्लिक टिकट भी बेचें और अंदर ही अच्छा सा आप पैरामेडिकल स्टाफ भी खड़ा करें। और पूरी दुनिया में जिस तरह होता है कि इस तरह के लोगों के लिए एक क्या मल्टीपल रिक्रिएशनल प्लेसेस होती हैं जहाँ पे वो जाके अपने शौक पूरे कर सकते हैं। इसका यही तरीका है। अगर आपका ख्याल है कि आप डंडे से कर सकेंगे तो ये 77 सालों में इस मुल्क में 4 हुकूमतें मार्शल लॉ की रही हैं, उनसे भी नहीं हो सका, तो आप तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। आप इसमें लोगों को मौके प्रोवाइड करें। बिल्कुल करें सर। और अगेन ये जो हम इतने अखराजात जो हो रहे हैं अंडर पासों पे और ओवर पासेस पे, एक ना बना के ऐसी चीज़ बना लें जहाँ पे लोग जाके ये कर सकें और उसको अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज्ड रखें, अगर तो हो सकता है। बिल्कुल। और वो उससे आप पैसे कमाएंगे ना, ऐसे थोड़ी है कि आपके पैसे लगेंगे, आपको बड़ा अच्छा रिटर्न आएगा। बिल्कुल सर, रिटर्न आएगा। अगेन ये सारी चीज़ें जो है ये मशवरे ही हैं, आगे देखिए इसके ऊपर कुछ होता नहीं होता, बट चीज़ों को कंट्रोल करने के तरीके मौजूद हैं। पर यहाँ पे जाना मैं ब्रेक के ऊपर, प्लीज स्टे विद अस। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर आगे चलते हैं। सर बहुत सारी चीज़ें जो हैं और भी हो रही हैं, अदालती मामलात भी आपको पता चल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में सर एक इसी किस्म की एक हेयरिंग चल रही थी जिस सुलह शाह साहब सुन रहे थे, उसके अंदर से उन्होंने एक बयान जारी किया, बल्कि एक फ़ैसला किया। एक ये बड़ा मतलब प्रोग्रेसिव किस्म का फ़ैसला है जिसके ऊपर हमने सोचा जब बात कर लें। तो कहते ये कि शादी के बाद अगर बेटा वालिद का जानशीन हो सकता है तो बेटी क्यों नहीं हो सकती। तो ये बेसिकली सर इस किस्म की नौयत की कॉन्टेक्स्ट इस बात का ये है कि जो सरकारी मुलाजमीन होते हैं या जिनकी परमानेंट नौकरी होती है और जब वो नहीं रहते तो उसके बाद प्रेफरेंस जो दी जाती है वो किनशिप के ऊपर उनके बेटे को दी जाती है, या बेटी अगर उनकी शादी ना हो तो उस सूरत में होती है। जब शादी हो जाती है तो फिर वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। तो इस किस्म का एक कवानीन मौजूद है, लेकिन सुलह शाह साहब ने कहा है कि इस चीज़ को अब चेंज किया जाए और बेटी भी मतलब वेडेड और नॉट वेडेड इस चीज़ को, इस रोल को अपना सकती है। जी सर बिल्कुल, ये असल में 2 डिफरेंट केसेस चल रहे थे, दोनों बड़े इंटरेस्टिंग हैं। तमहीद में पहले ये बांधना चाहता हूँ कि मेरा अगर इख्तियार हो ना पाकिस्तान के स्कूल्स के करिकुलम पे, तो मैं हर सब्जेक्ट की हर किताब से पहले एक कोट पब्लिश करूँ, और वो ये है कि व्हेन लाइफ गिव्स यू लेमन यू मेक लेमनेड। ठीक है, उसकी वजह ये है कि अब इस वक्त आपको पता है कि एक ख़ास किस्म के हालात हैं मुल्क के, और बल्कि आजकल क्या है, हमेशा ही रहते हैं। मतलब कुछ जुडिशरी बहुत ज़्यादा आज़ाद तो इस मुल्क में रही नहीं, सिवाय जो इफ्तिखार चौधरी साहब का या साकिब निसार साहब का दौर था। और अगेन इस पे तो मेरे ख्याल में अब सब मुत्तफ़िक हैं कि वो दौर भी कोई अच्छा नहीं था। जुडिशरी ने अपना बहुत इनहराफ किया उस दौर में। लेकिन बहरहाल उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो कभी जुडिशरी बहुत ज़्यादा आज़ाद रही ही नहीं। सो अगेन जिस तरह से आई एम
श्योर कि जो जजेस हैं रिस्पेक्टेड, उनका बड़ा दिल करता होगा कि जी वो आइनी मसाइल सुने, वो आइन की इंटरप्रिटेशन करें। मतलब ज़ाहिर है जो केसेस हैं कोई आपस में इख्तलाफात के, ये तो आप निचली अदालतों में करते हो। सुप्रीम कोर्ट में तो जाने का मतलब ही होता है कि अब आप बड़ी चीज़ों में डील करोगे। लेकिन अब जब ऐसी सूरत हाल नहीं है, मतलब कुछ जजेस को इजाज़त है कि अब एक अलहदा से अदालतें बन गई हैं कि जी वही डील करेंगी आइन से, बाकी जो है वो अपीलें देखें हाई कोर्ट्स की। तो उसमें ये है कि एक आप बिल्कुल ही सब कुछ छोड़ के बैठ जाओ कि अब मैंने कुछ करना ही नहीं, या आप जो है वो हर वक्त इस जुस्तजू में रहो कि किसी तरह मैंने उस अदालत में जाना है। उससे बेहतर ये है कि जो आपके पास आए ना, आप उसको बेहतर से बेहतर अंदाज में करने की कोशिश करो। तो ये मेरे ख्याल में ये जो दो फैसले थे, ये दोनों उसकी एक कड़ी हैं। हमें खराज तहसीन पेश करना चाहिए मंसूर अली शाह साहब को। सो बुनियादी तौर पर एक केस तो ये था कि जी जब एक शख्स की वफ़ात हो जाए सरकारी अफसर की, तो किनशिप पे बेटे को ही क्यों नौकरी मिलती है, बेटी को क्यों नहीं मिलती? अगर उसका बेटा ना हो तो क्या करें? अच्छा, इसका जब वो केस सुन रहे थे, उन्होंने बेटी के हक़ में फ़ैसला दिया। उस पर जो है जो हुकूमती लॉयर थे, उन्होंने एक दलील दी और उन्होंने कहा कि जी ये तो मामला अब ख़त्म इसलिए हो चुका है कि आपसे पिछले चीफ जस्टिस जो थे, उन्होंने किनशिप के ऊपर नौकरियाँ देने का सिलसिला ही ख़त्म कर दिया, तो अब ये एप्लीकेबल नहीं होता। जिस पे मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि देखें जी, जो केस मैं सुन रहा हूँ ना, ये केस नई जो कानून आने से पहले का है, तो इसलिए हम इसको डील करेंगे पिछले कानून के मुताबिक। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ थी कि अगर मतलब जिस तरह बेटा हो सकता है जानशीन, उस तरह बेटी भी हो सकती है। अच्छा, इसके साथ एक पैरेलल दूसरा केस भी चल रहा था, और वो ये था कि एक खातून ने केस किया हुआ था कि यहाँ पर एक सरकारी अफसर की जो पेंशन है, वो उसके वफ़ात के बाद अगर कोई उसकी बेटी जिसकी शादी ना हुई हो, उसको उसका कुछ पोर्शन मिलता रहता है, लेकिन जिसकी शादी हो जाए उसको नहीं मिलता। तो उसमें भी एक खातून ने केस किया हुआ था कि जी मेरी शादी हो गई, मुझे लेकिन अब मेरी तलाक हो गई है, सो अब मेरा किसी के साथ निकाह नहीं है, तो जिस तरह मेरी गैर शादीशुदा बहन को हिस्सा मिलता है, मुझे भी मिलना चाहिए। तो उस पर भी उन्होंने ये कहा कि जी बिल्कुल ठीक है, आप क्वालिफाई करती हैं और आपको ये मिलना चाहिए, और तब तक मिलता रहेगा जब तक आप दोबारा शादी नहीं करती। सो जब भी किसी खातून की शादी ख़त्म हो जाएगी, अगर उसके सरकारी वालिद की पेंशन आती है तो उसकी वो हकदार होगी। सो अगेन असूली फ़ैसला था, मुझे तो इस फैसले में कोई बुराई नज़र नहीं आती। बुराई नहीं है। दूसरा सर, मैं इसके अंदर शाह साहब को तो बिल्कुल खराज तहसीन पेश करनी चाहिए। उन्होंने इस किस्म की चीज़ों को टेकअप ना सिर्फ किया बल्कि फैसले सुनाए। लेकिन और मैं इस खास तौर पर इन ख़वातीन का बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक एक चीज़ मामले को ले गए। ज़ाहिर सर इसमें ख़र्चे होते हैं, ये को प्रो बोनो वाली चीज़ नहीं होती कि सुप्रीम कोर्ट वैसे ही हम गए हैं कुछ तफरी करने के जी और 2-3 केस वहाँ पे भुगता लेंगे, ऐसे नहीं होता। बड़ी एफर्ट होती है, वकला इन्वॉल्व होते हैं, जजेस इन्वॉल्व होते हैं, और मोस्ट प्रोबेबली निचली अदालत से गए होंगे, ऊपर गए होंगे। एफर्ट उन्होंने कंटिन्यूस रखी और इसका फ़ायदा जो और ख़वातीन को भी होगा और बेटियों को भी होगा, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन सर इसके अंदर एक मसला है कि अब ये किसी हल्के से ही होंगे, बिलोंग करते होंगे ये जो लोग हैं, ख़ानदान हैं जिनको किसी न किस्म के मसाइल दरपेश हैं, तो अपने मुतलका MPA MNA लेजिस्लेटर जो है, जो कि पार्लियामान में नुमाइंदगी करते हैं इनकी, क्या उन तक रसाई नहीं थी इनकी? क्या ये मामला पहले पार्लियामेंट में नहीं डील होना चाहिए था? देखें, कोई भी चीज़ सर जो पार्लियामानी लेवल के ऊपर, जैसे ये तो बिल्कुल फिट्स द शू कि जी ये चीज़ें वहाँ डिस्कस की जाएँ और फिर इसके ऊपर एक बड़ी कलेक्टिव बहस होए, उसके अंदर अपोजिशन भी अपना हिस्सा डाले, उसके अंदर हुकूमत वक्त भी अपना हिस्सा डाले और उसके बाद एक नतीजा निकल जाए। हाँ, उसके बाद कुछ चैलेंज करना चाहे इसको सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में, वो एक अलग फिर ट्रैक निकल आता है। उसके अंदर फिर जो चीज़ें जो गुफ्तगू हुई होती पार्लियामेंट में हुई होती है, वो उस केस का हिस्सा होते हैं। जज की भी ज़िंदगी आसान होती है यार, कि मैं तो ये भी कॉन्टेक्स्ट में मुझे आ गया कि वहाँ उन्होंने क्या बातें की हैं। तो यहाँ पर अलबत्ता सर मसला ये है कि रूट जो इख्तियार किया जाता है वो डायरेक्ट रूट इख्तियार किया जाता है। कई सूरत हाल में, जब ख़ास तौर पर सियासी मामला के अंदर, तो पॉलिटिकल पार्टीज तो अब हाई कोर्ट की तरफ भी तवज्जो नहीं देते। वो कहते हैं जी हाई कोर्ट करते हैं लेकिन इवेंचुअली जाना हमने सुप्रीम कोर्ट है, पहले ही कह देते होते हैं। सो इस सूरत हाल में सर ये निज़ाम बदलने की ज़रूरत है कि जी आपका, मेरा, हमारे जानने वालों किसी का भी मसला हो तो आपको पता हो यार फलाना शख्स है, एक्सेसिबल है, नंबर 1, नंबर 2 ये टेकअप करेंगे वहाँ पे। वरना से पार्लियामेंट का सेशन है किस लिए? पार्लियामेंट ने इस साल जो रिकॉर्ड टाइम में इतने कवानीन पास किए हैं वो क्या है? सर बुनियादी बात ही है कि ये इशू ही इन द फर्स्ट प्लेस नहीं होना चाहिए था।
ये एक असूली बहस थी जो कि पार्लियामान में हो जानी चाहिए थी और कभी किसी बेटी को इस मसले में से गुजरना ही नहीं चाहिए था इन द फर्स्ट प्लेस। देखिए यहाँ पर यही तो होता है कि जिस वक्त 26वीं तरमीम आई तो मैंने और आपने उस पर कुछ ज़्यादा बहस नहीं की, क्योंकि हमने कहा जी 27वीं आएगी तो ज़रा क्लैरिटी पैदा होगी, इसकी तो अभी समझ नहीं आ रही कि ये कैसे ऑपरेट करेगी। सो बुनियादी बात यही है कि ये जो आए दिन हम सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और कभी हमारी ऑपोजिशन लेके जाती है, कभी हमारी हुकूमत लेके जाती है कि इंटरप्रेट कर दें कि ये क्या है। भाई जिस वक्त कानून साजी होती है वो इतनी क्लियर क्यों नहीं होती कि कभी जाना ही ना पड़े अदालत। मतलब एक उसूली सी बात है कि अगर गैर शादीशुदा बच्ची का किसी चीज़ में हिस्सा है तो एक शादीशुदा जो थी और अब नहीं रही तो वो भी तो उसका स्टेटस अब पुराने वाला ही हो गया ना। सो ये एक असूली बहस थी। किसी के साथ ये मसला पेश आया नहीं आया, वो गई नहीं गई, कतई नज़र बात यह है कि ये तो कानूनी एक बहस है जो कि पार्लियामान में हो जानी चाहिए थी। आपने कहा कि आपके इलाके के MNAs MPs क्यों इस तरह की बहसें नहीं करते। मैं इसमें एक और चीज़ ऐड कर देता हूँ, वो ये है कि हमारी जो ख़वातीन पार्लियामेंटेरियंस हैं, ख़ास तौर पे वो जो इलेक्शन लड़ के नहीं बल्कि कोटे पे आती हैं, उनका भी थोड़ा सा देखना चाहिए कि जी आपको हम लेकर आए थे, मतलब पार्टीज़ को ये पूछना चाहिए कि आपको हम पार्लियामान में लेके आए थे तो आपने एक साल में कितने विमेन सेंट्रिक बिल्स पेश किए, आपने कितने ऐसे इश्यूज टेकअप किए। क्योंकि फिर वही बात है, यहाँ पे जाओ तो वही चल रहा होता है, इमरान खान ऐसे तो मरियम नवाज ऐसे, भाई हमें उस पर तो कोई बात कर लें। और सर इससे मुझे याद आ गया, मैंने एक वीडियो देखी थी इनकी जो पीपल्स पार्टी की सेनेटर है शरीर मान साहिबा कि वो सेनेट में खड़े होकर उन्होंने एक विमेंस डे जो भी रिसेंटली उसके ऊपर एक बड़ा पर्टिनेंट पॉइंट रेज किया कि कराची में एक प्राइवेट क्लब है जिसके अंदर वो कहती हैं कि अभी तक वहाँ पे खातून जो है वो जिस हैसियत जो खातून की वहाँ पे है वो उनके जो इंटरनल इलेक्शन है क्लब के उसमें वोट ही नहीं डाल सकती। मतलब वो बॉडी जो है वो एक क्लब है रन बाय मैन इन द सेंस के मतलब वहाँ पे वोट ही मैन देते हैं कि जी प्रेसिडेंट कौन होगा और जो इंतजामी मामला देखेगा वो मार दोगे। अब देखें उसके अंदर एक टेक्निकलिटी ये है कि उस क्लब की डिटेल जो है वो ये है कि बेसिकली अगर कोई वफात पा जाता है शख्स जो है तो उसकी बेटी और उसकी जो बीवी हैं वो उनको ताहियात एक मेंबरशिप मिल जाए, लेकिन वोट वो भी नहीं डाल सकती। शहरी मान साहिबा का कॉन्टेक्स्ट अच्छा था कि उन्होंने रेज तो की ना एक बात, बिल्कुल की, और इस पर कानून साजी होनी चाहिए ना। बात सादी सी असूल की है, अगर तो खवातीन इस काबिल नहीं है कि वो एक क्लब में वोट डाल सकें तो फिर उनसे ये हक भी छीन ले कि वो मुल्क के पार्लियामान में वोट डाल सकती हूँ। और अगर ये यहाँ पे अगर वो प्राइम मिनिस्टर चूज कर सकती हैं तो फिर उनको क्लब में भी वोट डालने का हक होना चाहिए। असूली बहस है, पार्लियामान में होनी चाहिए। और देखें अगेन एंड ऑफ द डे हमें ये देखना चाहिए कि पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो सिर्फ एक दूसरे के साथ जो है वो मतलब गुफ्तगू और बहस करने नहीं सिर्फ आए, बल्कि अवाम के जो इश्यूज़ हैं उनको भी डिस्कस करना चाहिए। बारह सर हमारा आज का वक्त ख़त्म हो जाता है, अगले हफ्ते आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।